वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का लेसन 1, जो इसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे सेल्स के बारे में और इसके कैसे इसका हिस्ट्री है, कैसे इसको डिस्कवर किया गया। माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ सेल्स के डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसकी स्टडी करेंगे और साथ ही हम स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, फ्लूइड मॉजिक मॉडल के बारे में, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल और लास्ट में होगा एक क्यूज। तो आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री को और डिस्कवरी को बेस मान करके स्टडी करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास है। तो ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर के काफ़ी जटिल यानी कॉम्प्लेक्स एनिमल तक होते हैं और इनको हम लोग और कैटेगराइज की अगर बात करें तो ये अब डीप ओशन से लेकर के कह सकते हैं कि प्लेन ग्रीनरी जो प्लेन है वहाँ तक हो सकते हैं। साथ ही साथ इनकी डाइवर्सिटी का अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि जो दिखाई नहीं पड़ते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म भी मिलियंस में है। तो चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारे स्टमक में भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में कई तौर पे हमें हेल्प भी करते हैं और कई बार तो परेशान भी करते हैं, जैसे कभी वर्ल्ड माइक्रोस्कोपिक कोरोना वायरस से परेशान। So let's begin that our earth is inhabited by different kinds of living organism। तो हमारे अर्थ पर कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कि आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या है? जब अर्थ पर लाइफ बिगिंस हुआ होगा तो उस समय वैसे ये प्रोकैरियोट्स थे जिनमें फोटोसिंथेसिस तो पाया जाता था और लेकिन इसके साथ साथ ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सब से ये अपना न्यूट्रिशन गेट कर सकते थे। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी हो सकता था और साथ ही साथ ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पर भी डिपेंड होते थे। अच्छा, क्या करते थे अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन को लेकर के? ये प्रोटीन और अमीनो एसिड बनाते थे जिससे कि इनकी न्यूट्रिशन कंप्लीट होती थी। यूबैक्टीरिया, ये एक्चुअल में बैक्टीरिया जो हम लोग वर्ड से परिचित है, पता ही होगा कि आपके मिल्क को कर्ड जो में बदलने वाला जो था बैक्टीरिया, वो उसका नाम लैक्टोबैसिलस होता है। ऐसे ही ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया फार्मर्स के लिए एक तरह से फ्रेंड की तरह काम करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा ये जो होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल अमीबा हो सकता है। प्रोटिस्टा जितने भी होते हैं ये जनरली हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके चारों ओर डेवलप होता है जिसे सीलिया और फ्लैजिलम भी कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल पैरामीशियम हो सकता है, अमीबा हो सकता है। तो अगर बात करें कि जो प्रोटिस्टा में खास करके जो पैरामीशियम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्लीपर लाइक होता है, यानी चप्पल के जैसा हुआ करता है। फंगी जो हमारे फूड का हिस्सा भी है, जैसे मशरूम है, और दूसरी तरफ जब फूड वेस्ट जब होता है तो यानी कि जब खाना हम लोग नहीं खाएं और वो नमी युक्त जगह पे रखा हुआ हो तो ऐसे में उसके ऊपर ब्रेड मोल्ड भी डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ ईस्ट जो है सो अल्कोहल में चेंज करने के लिए यूज़ आते हैं। ये सभी कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात की गई जो हमारे लाइफ से हर एक पहलुओं में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो मोस्ट ऑफ दी नंबर्स में जो ऑर्गेनिज्म हम लोग देख रहे हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स हो सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर स्लाइड की बात करें तो इसमें हम लोग ये स्टडी करने वाले पहले कि हम लोग का हाउस कैसे बना होता है। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि ब्रिक से, सीमेंट, कंक्रीट और आयरन इस सब से बना हुआ होगा। तो इसका क्या रोल है आखिर? एक घर जो बना होता है ब्रिक से, तो ये इसका रोल होता है कि घर कितना टिकाऊ होगा, कितना उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और साथ ही साथ घर का क्या फंक्शन होगा। घर के फंक्शन का मतलब ये है कि घर जैसे धूप से हमें बचाता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, साथ ही साथ हमें रेन से बचाता है और कई बार तो जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक जैसी स्थिति में वो हमें सेव भी करके रख सकता है अगर वो स्ट्रांग हो तो। इसका मतलब ये हुआ कि घर कितना स्ट्रांग है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे क्वालिटी के ब्रिक से और बाकी दूसरे रॉ मटेरियल से बना है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि हम घर जो बने होते हैं वो रॉ मटेरियल जैसे ब्रिक लाइक चीज़ों से बना होता है। तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सी चीज़ों से बना होता है इसी को हम लोग इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो बात करें जैसे ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो एक तरह का बॉडी सिस्टम है।
सिस्टम बोलने का मतलब है कि कई चीज़ें इसमें कंप्राइज्ड है। अब जो बॉडी सिस्टम है तो उसको फर्दर हम लोग ऑर्गेन सिस्टम में स्टडी कर सकते हैं। ऑर्गेन सिस्टम बोलने का मतलब ये हुआ कि इसमें कई तरह के ऑर्गेन भी हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि भोजन जो हम लोग करते हैं उसे पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ करता है, फिर आगे उसका रेस्पिरेशन जो है हुआ करता है, इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। भोजन जो वेस्ट के रूप में जो बच जाते हैं उसे बाहर करने के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। फूड पार्टिकल से जो न्यूट्रिएंट्स अलग होता है तो उस न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेल तक पहुंचाने के लिए क्या हुआ करता है, तो साथ ही साथ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम डेवलप होता है। और यही नहीं, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए सिस्टम बने होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें कई तरह के ऑर्गन सिस्टम से मिल करके, ऐसे स्केलेटन सिस्टम हुआ, इन सबसे मिल करके हमारा बॉडी या ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हैं बना हुआ करता है। अगर बात करें तो ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम जो है कई ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तब ऑर्गन जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? ऑर्गन समझते हो, अंग होता है। तो ऑर्गन जो बने होते हैं टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो अल्टीमेटली सबसे जो लास्ट यूनिट है, सबसे जो सिंगुलर फॉर्म है, सबसे जो यूनिटरी चीज़ मिला वो हमें क्या मिला? सेल मिला। इसका मतलब कि सेल ग्रुप जब होगा टिश्यू बनेगा, टिश्यू ग्रुप होगा ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, उसी को बॉडी सिस्टम या जैसे ह्यूमन बॉडी कह सकते हैं। इधर आप डिफरेंट जो है सो ऑर्गन देख रहे होंगे जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के एसोसिएटेड पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, इसी तरह से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और ये हमें देखने के लिए मदद करता है। ऑप्टिकल जो है सो के लिए आइज़ हो गया। इसी तरह से ये हार्ट जो है सो हमारे बोल सकते ट्रांसपोर्टिंग के लिए हेल्प करने में मदद करता है। ये आप बोल सकते हैं किडनी जो है इसको मदद करता है हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम को, और साथ ही साथ ये रिप्रोडक्शन के ऑर्गन का पिक्चर। साथ ही साथ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। तो जो हमारा बॉडी है वो बना होता है माइक्रोस्कोपिक यूनिट से। तो माइक्रोस्कोपिक यूनिट का मतलब क्या है? देखिए, माइक्रो मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जाए वैसे यूनिट लाइक चीज़ों से बना होता है जिसे सेल कहते हैं। तो अब देखिए सेल का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सेंट्रल पोजीशन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एटम। तो जैसे अगर बात करें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितना इम्पोर्टेंट एटम का है, ठीक उसी तरह से बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट सेल का भी है। तो सेल काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हम लोग इसलिए इसको स्टडी करने वाले हैं। जो चीज़ों को हम लोग देख रहे थे उसी को यहाँ पे एक दूसरे पिक्चर की मदद से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि देखिए ये ह्यूमन बॉडी है। अब बॉडी जो है उसके एक एग्जांपल को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को लेंगे। तो बॉडी जो है ये किस बॉडी में ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम है, ये यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जांपल के लिए लिया गया। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके कई हिस्से हैं, जैसे आप जानते होंगे बकल कैविटी या माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो फैला हुआ होता है। उसमें कई ऑर्गन होते हैं, जैसे माउथ हुआ, इसके आगे अगर बात करें तो फूड पाइप है, फिर आगे स्टमक हुआ, और इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इस तरह से पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ। तो उसमें से अगर बात करें नेक्स्ट, जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ऑर्गन सिस्टम का, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, और डाइजेस्टिव सिस्टम की एक यूनिट जैसे कि हम लोग स्टमक का एग्जांपल लें। तो स्टमक किसी से बना हुआ होगा? तो स्टमक टिश्यूज से बने होंगे, टिश्यूज सेल से बने होंगे, और सेल्स जो होते हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो अब होता क्या सेल है, इसका कॉन्सेप्ट पर देखें। द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें बात दो है कि स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब है। अब कैसे कोई चीज़ दिखता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे दिख रहे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर घर के केस में देखें तो घर बनाने के लिए भी वो क्या करते हैं, इंजीनियरिंग डिज़ाइन करवाते हैं आर्किटेक्चर इंजीनियर्स के द्वारा। तो वो डिज़ाइन क्या बताता है कि घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसी तरह से फंक्शन का मतलब ये है कि फंक्शन का क्या मतलब हुआ। अब ऐसे है कि जो सेल, वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर बना होता है उसे यूनिसेलुलर, और एक से ज़्यादा वाले को मल्टी सेलुलर बोलते हैं। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल के साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं, ऐसे में वो सेल हर एक तरह का काम कर सकता है, यानी कि उसके फंक्शन बहुत सारे हैं। यानी भोजन पकड़ने से लेकर के उसको पचाना, रेस्पिरेशन का काम करना, रिप्रोडक्शन का काम करना, भोजन जो उसमें जो एक्सक्रेटरी मटेरियल बना उसे बाहर करना, और साथ ही साथ उनके मूवमेंट का काम, हर एक तरह का काम उनकी एक ही सेल कर सकते हैं। जबकि जो बॉडी
जो मल्टी सेलुलर होता है, मतलब कि एक से ज़्यादा तरह के सेल से बना होता है, उसमें स्पेसिफिक फंक्शन के लिए सेल होते हैं। जैसे कि कोई खास काम करने के लिए सेल जो होते हैं वो एंड उसमें रहते हैं मल्टी सेलुलर में, और उनका एक खास काम ही करना होता है। तो सेल की अगर बात करें तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी सेल के अध्ययन को ही आप साइटोलॉजी बोल सकते हैं। चूँकि सेल जो टॉपिक है ये काफ़ी बृहत है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में, इसलिए सेल को हम लोग बायोलॉजी के एक साइंस के रूप में, बायोलॉजी जो एक साइंस है इसके एक ब्रांच के रूप में स्टडी करते हैं। तो सेल बायोलॉजी उसे कहा जाता है, जिसमें हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को, इसकी केमिस्ट्री को और साथ ही साथ इसके फंक्शन को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो सेल शेयर कॉमन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत सारे सेल होते हैं उनमें कॉमन प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि जो लाइफ सस्टेनिंग प्रॉपर्टीज हुआ, अब लाइफ सस्टेनिंग जो प्रॉपर्टी होता है उसी को ये शेयर कर रहा होता है। कौन कौन सा लाइफ सस्टेनिंग प्रॉपर्टी हो सकता है? जैसे डाइजेशन हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है, ये सभी कॉमन प्रॉपर्टी होते हैं जो कि हर एक सेल में कंप्लीट होते हैं। हर एक सेल लाइफ सस्टेनिंग प्रॉपर्टी को जरूर करते हैं। ऑल सेल्स हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अब जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। तो अब डीएनए का मतलब क्या हुआ? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी के पास जो पेरेंटल इन्फॉर्मेशन है, यानी हमारे पिछले पेरेंट से जो जानकारियाँ मिली हैं, उन चीज़ों को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। ऑल सेल्स सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जितने भी सेल्स होते हैं वो कवर होते हैं जिस चीज़ों से, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। यूज़ सेम मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये कॉन्सेप्ट बता ही दिया गया कि जो जितने तरह के सेल होते हैं सब में एक ही तरह का एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है, यानी फूड इंटेक करना, उसे एनर्जी अलग करना, ये सब में लगभग कॉमन होता है। तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट बात करें, टिपिकल सेल जो होता है वो क्या सब उसका होता है। देखिए, सेल का एक बाउंड्री होता है चारों ओर से, मतलब कि सेल एक कवरिंग रहे जिसके कारण उसमें जो मटेरियल्स होगा वो एक जगह रहेगा, साथ रहेगा। तो उस बाउंड्री को या मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब अंदर जो होते हैं लिक्विड लाइक मटेरियल होते हैं, जिसे प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। ये एक तरह का लिविंग मटेरियल हुआ, और इसके बिना समझिए कि सेल डेड या लिविंग हो सकता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेल में न्यूक्लियस होते हैं, और जिस न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए लाइक चीज़ें होती हैं वो उसमें कंप्राइज्ड होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी स्टडी सबसे पहले किसने किया था? तो कार्ल नेगली ने और क्रैमर ने किया था 1855 में। जबकि प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म, इसकी स्टडी जेई पुरकिंजे ने किया था, और न्यूक्लियस जो थे वो हेकल ने किया था। तो ये कुछ साइंटिस्ट का नेम भी साथ साथ बताया गया जिन्होंने इसको डिस्कवर करने में या शुरुआती खोज में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो अब हम लोग चलते हैं आज के क्लास के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जिसको डिस्कवरी ऑफ सेल यानी सेल की कैसे खोज हुई इसके बारे में बात करेंगे। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है रॉबर्ट हुक है, और इन्होंने ही सेल को डिस्कवर करा था। साथ ही साथ ये जो आप सेटअप देख पा रहे हैं, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा बना हुआ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप है। प्रिमिटिव मतलब क्या? सबसे अर्लियर जो फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप बना उनमें से ये एक है। अब देखिए इसके बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो ये कैसे बना हुआ था। अब देख पा रहे हैं दो इसमें बेस है, ठीक, ये दो बेस है। इस बेस पर अगर देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कीप किया जाता है, जैसे यहाँ जो है वो ऑब्जेक्ट कीप किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है सो लाइट देने के लिए यहाँ पर फ्लेम जलाया गया, और इसके लिए रिजर्वेयर यानी कि इसमें ऑयल वगैरह रखा हुआ होगा जिससे कि ये लगातार बर्न करता रहे। यहाँ पर कंडेंसर है जो लाइट को यहाँ क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है इस ऑब्जेक्ट पर। और ये जो है सो फोकस स्क्रू है, जिसे सेटअप किया जाता हुआ फोकस स्क्रू की मदद से कि ऑब्जेक्ट पर ठीक ठीक जैसे वो फोकस पड़ सके, और यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखा जाता होगा। ये इनिशियल इसको आईपीएस बोल सकते हैं कि है। तो इस तरह से बेसिक जैसो इनका माइक्रोस्कोप का स्टडी रहा। अब इसमें ये कि ये जो माइक्रोस्कोप से जो फर्स्ट आप बोल सकते हैं कि जो सेल की स्टडी किए थे, वो सेल दिखने में कैसा था? कुछ इस तरह का। ये कैसा दिख रहा है? लगने रहा है हनी कॉम जैसा दिख रहा है। हनी कॉम जो होता है मधुमक्खी का छत्ता, कुछ वैसा है। और इसके हनी कॉम के अगर बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये कैसा हुआ करता है? तो ये हेक्सागोनल हुआ करता है।
ये चूँकि माउस से ड्रॉ करना होता है तो थोड़ा सा कुछ इस तरह के बने हुए होते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ सेल में देखें तो द टर्म सेल was given by रॉबर्ट हुक in 1665 में सेल का जो टर्म है इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, और इन्होंने जो स्टडी किया था उसको एक बुक में पब्लिश किए थे जिसका नाम माइक्रोग्राफिया। और ये जो स्टडी किए थे जिस ट्री के बार्क से, तो देखिए बार्क ऑफ ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़ के ऊपर का जो छिलका होता है, कवर होता है, उसे ही बार्क ऑफ ट्री बोलते हैं। तो ये ओक ट्री जो है उसके बार्क पर इन्होंने स्टडी किया था। अब देखिए ट्री का जो ऊपर का जो कवरिंग होता है वो उसमें से ये लिविंग नहीं लिए थे बल्कि डेड वाला था, यानी कि इनके द्वारा जो स्टडी किया हुआ सेल था वो एक्चुअल में लिविंग नहीं था बल्कि डेड सेल था। सो जब इन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने क्या देखा कि हनी कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं, और जिसमें टीनी कंपार्टमेंट्स थे जो एम्प्टी रूम के जैसे यानी खाली रूम की तरह इन्हें दिखाई पड़ रहे थे। तो रॉबर्ट हुक ने जो डेड हिस्सा था उसे रूम के जैसा ही एक नाम दे दिया, जैसे सेलुला का। अब सेलुला जो वर्ड है ये लेटिन भाषा से लिया गया है, और सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम यानी छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक स्टडीड डेड सेल। तो ऑलरेडी आपको बताया गया कि ये बार्क ऑफ ट्री जो था ओक ट्री का, स्पेनिश ओक ट्री, जो ऑलमोस्ट उसके डेड हिस्से को लिया गया था स्टडी के लिए। और कैसा था वो डेड, तो प्लांट सेल था ऑलमोस्ट। अब देखते हैं कि इसके स्टडी में जो दूसरे साइंटिस्ट ने जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उनके बारे में। तो लिवनहॉक के बारे में बात करें, एंटोन वॉन लिवनहॉक के द्वारा बना हुआ ये माइक्रोस्कोप है, और इसके मदद से इन्होंने लिविंग सेल की स्टडी की। और न केवल लिविंग सेल की स्टडी की बल्कि इन्होंने और भी कई दूसरे तरह के सेल्स के बारे में स्टडी करा, जैसे कि आरबीसी के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, और ह्यूमन स्पर्म के बारे में भी इन्होंने अपने इस छोटे से माइक्रोस्कोप की मदद से देखा। देखिए माइक्रोस्कोप वहाँ पिक्चर में इतना बड़ा दिख रहा था, लेकिन एक्चुअल में कितना छोटा है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शायद फिंगर के साइज़ के आई थिंक बराबर है, ठीक है, कितना छोटा है। और कितना मुश्किल रहा होगा उस समय के दौर में इसको स्टडी करना, फिर उसको लोगों के सामने प्रैक्टिकली प्रूव करना, जब कई लोग इस बात का विरोध भी शायद कर रहे होंगे। तो लिवनहॉक के बारे में और फर्दर हम लोग देखते हैं कि लिवनहॉक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तो जो माइक्रोस्कोप है उसमें इम्प्रूवमेंट इन्होंने करा। ही स्टडी फ्री लिविंग सेल इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इन 1674। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया जो है उसके जो है सो लिविंग जो सेल था उसकी स्टडी की 1674 में। डिस्क्राइब प्रोटोजोअन्स, आरबीसी, ह्यूमन स्पर्म सेल। तो ऑलरेडी आपको डिस्कस्ड है कि प्रोटोजोअन्स के बारे में इन्होंने स्टडी करा, यानी बैक्टीरियाज वगैरह के बारे में। साथ ही साथ ये आरबीसीज के बारे में, ह्यूमन स्पर्म सेल के बारे में भी इन्होंने स्टडी करा। अब अगर हम लोग फर्दर देखें कि किस तरह से सेल के डिस्कवरी का जर्नी कंटिन्यू होता है, तो ये शेल्डन है जिन्होंने 1838 में प्लांट सेल के बारे में स्टडी करा। तो प्लांट सेल कुछ इस तरह का दिखने में होता है। अगर आपको सिमिलर पिक्चर इसका अगर सिमेट्रिकल कोई दूसरा फिगर पूछा जाए कि कौन से फिगर का ये सिमेट्री है, तो ऑलमोस्ट आप पिक्चर्स देख रहे हैं रेक्टेंगुलर है। आप इसे याद रख सकते हैं कि प्लांट सेल होता है वो सिमेट्रिकल होता है किस शेप के, तो रेक्टेंगल का होता है। तो रेक्टेंगल का सिमेट्री आप इसमें प्लांट सेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें तो एनिमल सेल की स्टडी श्वान ने की थी, थियोडर श्वान। तो शेल्डन एंड श्वान इसलिए एक साथ इनको स्टडी भी करा जाता है कि इनके द्वारा दिए गए योगदान के बाद दूसरे एक और साइंटिस्ट ने उसको कंप्राइज कर दिया और एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया, उसको सेल थ्योरी कहते हैं। इसको हम लोग आने वाले टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। तो एनिमल सेल का जो सिमेट्री फिगर होता है वो क्या होता है, तो आप उसे स्फेरिकल याद रख सकते हैं कि स्फेरिकल जो है एनिमल सेल हुआ करता है। साथ ही साथ 1855 में रुडोल्फ विर्चो जो थे, इन्होंने ये बताया कि जितने सारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं। इसका मतलब ये कि कोई भी नया सेल अपने आप नहीं बनता है, बल्कि पुराने जो सेल्स रहे हैं उन्हीं से नए सेल्स बनते रहते हैं, उनमें कीप चेंजिंग होता रहता है और नए सेल्स बनते जाते हैं। साथ ही
1839 में जेई पुरकुंजे ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो हुआ करता है सेल में, और प्रोटोप्लाज्म जो है लिविंग फ्लूइड होता है, यानी इसी से एक सेल लिविंग डिसाइड हुआ करता है। इसमें लिविंग मटेरियल होता है जो फ्लूइड लाइक होता है, जो जेली लाइक सब्सटेंस बोल सकते हैं कि हुआ करता है, और यह जेई पुरकुंजे, और इसमें इस तरह से लिक्विड जो है पूरा ये स्प्रेडेड होता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, और देखिए जैसे टिपिकली सेल है तो इसके बाहर के राउंड को जैसे बताया गया कि ये सेल मेम्ब्रेन होगा, और इसके अंदर में लिक्विड लाइक मटेरियल, इसको प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और जबकि ये जो सेंटर में होगा ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा होगा। ये किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने बताया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर देखें कि किस तरह से हमारा सेल जो है वो इम्पोर्टेंट हुआ करता है, तो उसको इसमें हम लोग देखेंगे कि एक सेल है टिपिकली, अब सेल का ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा, न्यूक्लियस को अगर देखें तो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमोजोम बोलते हैं, और क्रोमोजोम जो होते हैं छोटे छोटे यूनिट लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं डीएनए से, और ये भी आगे चल करके ढेर सारे अमीनो एसिड से मिल करके बने हुए होते हैं डीएनए, जिन्हें न्यूक्लिक एसिड भी यहाँ पर कहेंगे। साथ ही 1866 में हैकल ने न्यूक्लियस और ये किस तरह से हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है, इसके इम्पोर्टेंस को हैकल साहब ने बताया। तो ये न्यूक्लियस और इसके हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? तो जीन या उसके यूनिटरी टर्म यानी कि डीएनए को भी कहेंगे। साथ ही जो अभी वर्तमान में सेल्स के कई सारे ऑर्गेनेल्स की स्टडी संभव हो पाई है, और ये इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में नोल एंड रस्का ने डिस्कवर करा था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से आज माइक्रोस्कोपिक दुनिया को और ज़्यादा स्टडी किया जा सकता है। इसके मदद से लगभग 2 लाख से 5 लाख गुना ज़्यादा बड़े साइज़ का किसी ऑर्गेनिज्म को करके देखा जा सकता है, जिसके मदद से उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी काफ़ी इजीली हो पाती है, और ये पैथोलॉजी के क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर देख पा रहे हैं, इससे कंप्यूटर जुड़ा हुआ, और इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसके वजह से ये वर्क कर पाता है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी किया जाएगा।